वेलकम बैक अगेन। हम नवंबर की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने खेल परिदृश्य तक की खबरों को पढ़ लिया था। टोटल 8 वीडियोस हम अब तक इसके अंदर कवर कर चुके हैं और 8 वीडियोस का नाम सुन के आप डरे नहीं, क्योंकि कुछ वीडियोस 20 मिनट के हैं, कुछ 16 मिनट के भी हैं और कुछ 40 मिनट्स के भी हैं। तो जैसा जिसमें वेटेज है उस हिसाब से हमने चीज़ों को पढ़ा है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत वाली बात यह है कि अगर आपको पहले प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ना है तो आप थंबनेल पे देखिएगा, मैंने नाम लिख रखा है, मेंशन किया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीस है उसमें, वो भी मैंने मेंशन किए हैं। तो उसको देख करके आप पहले उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, मतलब आप स्किम कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसीलिए हम पार्ट्स के अंदर जो है इस वीडियोस को बनाते हैं। इसलिए आज लास्ट पार्ट है जिसके के अंदर हम ये 9th वीडियो होगा, लास्ट पार्ट होगा जिसके के अंदर हम मिसलेनियस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मिसलेनियस इन अ सेंस आप इसमें अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही अक्टूबर मंथ की। नवंबर की क्रोनोलॉजी है लेकिन करंट अफेयर्स जो होते हैं आपके अक्टूबर के होते हैं, ये आपको पता है। तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स रहे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं, कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स हैं, या कौन सी ऐसी जो न्यूज़ पीस है जो कि वन लाइनर फैक्ट है जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाले जो लास्ट पोर्शन है उसमें देखने को मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस लास्ट पोर्शन को और ध्यान से आप इसमें पढ़ते जाइएगा चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से भी जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम नियुक्तियों की बात करेंगे। तो नियुक्तियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ जो है वो हमको देखनी है, जैसे कि नई लेखा महानियंत्रक नियुक्त हुए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो उन नियुक्तियों को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले नियुक्ति यहाँ पर देखिए, आपको दिख रही होगी। तो जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तो नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं हमारे DY चंद्रचूड़ जो है उनको बनाया गया है। और ये 50th यानी 50वें जो है हमारे चीफ जस्टिस बने हैं। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं जो कि आप जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है नियुक्तियां होती है। और कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो जुडिशरी हैं उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अंदर रहते हैं और वही अपना सक्सेसर जो है वो नियुक्त करते हैं। तो लास्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनका नाम है UU ललित, जिनका कि 74 डेज़ का जो है कार्यकाल रहा था। तो उन्होंने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। और उसके बाद में कॉलेजियम जो सिस्टम होता है उसमें एक्सेप्ट होने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और उसके बाद में शपथ ग्रहण भी इन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर हो जाती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि इनके बारे में, यानी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो देखिए इनके पिता जो थे YV चंद्रचूड़, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक जो है वो मुख्य न्यायाधीश रहने का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये पहली बार है कि कोई पिता पुत्र जो है वो दोनों जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने हो, इस पद पर जो है आसीन हुए हो, पहला अवसर है। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, इनके कई सारे जो फैसले हैं वो काफ़ी मतलब ऐतिहासिक फैसलों में इन्होंने निर्णय दिए हैं। क्योंकि आप देखिए कि 2016 के अंदर, इससे पहले तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो होती थी इलाहाबाद की या फिर जो मध्य प्रदेश की हैं, वहाँ पर ये वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में 2016 के अंदर जो है चीफ जस्टिस जस्टिस बन करके आए हैं, न्यायाधीश बन करके आए। और अभी 2022 में इनको चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। उसे जो इन्होंने एज एन जस्टिस रहते हुए इन्होंने जो कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कई सारी जो संवैधानिक पीठें हैं उनके ये एक हिस्से रहे हैं। और आपने अगर द हिंदू अखबार आप पढ़ते हैं तो कई सारे जो ये ऐतिहासिक फैसले हैं जो मतलब काफ़ी चर्चाओं में रहे और उनमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम कई बार आता था। तो देखिए ये मुद्दे पढ़िए आप, जैसे कि अयोध्या भूमि विवाद मुद्दा है, IPC की धारा 377 है जिसके के अंदर उन्होंने समलैंगिक अपराध जो संबंध है उनको अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का निर्णय लिया था। आधार योजना की वैधता से जुड़ा मामला, सबरीमाला का जो मुद्दा है, और सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करना, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना, व्यभिचार जो इनफिडेलिटी होती है उसको अपराध की श्रेणी में रखने वाली IPC की धारा 497 को असंवैधानिक जो है वो घोषित किया गया। इस प्रकार के ऐतिहासिक फैसलों के ये जो है वो सदस्य रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में बता दी है। और 9 नवंबर को मतलब इनका जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, यानी कि अब इनका कार्यकाल जो है वो देखिए 10 नवंबर 2024 तक जो है वो रहेगा। तो ये तो अभी चलो ठीक है कि मैंने जब हमने उनके बारे में पढ़ा था जस्टिस अच्छा इसको भी इग्नोर करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2024 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 2024 तक तो अभी आपको इन्हीं को याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे अपॉइंटमेंट पे।
तो देखिए यहाँ पर सेकंड अपॉइंटमेंट्स है कि जो हमारे इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है, आपने सुना होगा आदित्य L1 मिशन हमारा पहला जो है सूर्य का मिशन है। सूर्य के अध्ययन के लिए हमने ये मिशन बनाया है। तो आपने लैग्रेंजेस पॉइंट के बारे में सुना होगा, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसने ज़रूर से सुना होगा कि जो है कुछ बैलेंस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कि आपके सन यानी कि सूर्य और पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगाते हैं वो जो है कुछ पॉइंट्स पर बराबर जो है वो होता है, तो उसको जो है लैग्रेंजेस पॉइंट कहते हैं। तो देखिए इनका जो अध्ययन है मतलब सैटेलाइट्स को इन लैग्रेंजेस पॉइंट के जो है पैरेलल जो है आई थिंक प्लेस किया जाता है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है इसका जो अभी मुख्य जो प्रधान बनाया गया, प्रधान वैज्ञानिक या चीफ जो है साइंटिस्ट बनाया गया, वो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो अब देखिए इसमें इनको नामित किया गया है और आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष यान को जो अंतरिक्ष यान होगा उसको सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं उनको लैग्रेंजेस पॉइंट जो है वो कहा जाता है। और अगर शंकर सुब्रमण्यम के बारे में अगर कुछ बात करें तो UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है वहाँ पर ये एक सौर वैज्ञानिक के रूप में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। और चंद्रयान जो मिशन 1 और 2 है, एस्ट्रोसैट मिशन है, वहाँ पर भी ये अपना योगदान दे चुके हैं। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इनके बारे में इतनी सी बातें याद रखेंगे कि आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शंकर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है नई लेखा महानियंत्रक जो है वो नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम है भारती दास। ठीक है, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो है ये जान लेते हैं कि महालेखा नियंत्रक आखिरकार होता क्या है। तो देखिए महालेखा नियंत्रक जो है वो अकाउंटिंग के मामलों में, जो अकाउंटिंग होती है, ऑडिट नहीं, अकाउंटिंग के मामलों में केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है अकाउंटिंग के मामलों में, ठीक है, अकाउंटिंग के मामलों में केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार कौन होता है? महालेखा नियंत्रक होता है। और ये जो है CGA को ही तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन करने और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है। तो एक पावरफुल पद है ये। और भारती दास को अभी जो है 27वां जो है लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड और विदेश मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिएगा और जो लेखा महानियंत्रक क्या होता है उस पोजीशन को ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए BCCI जो है उनके नए अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। तो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं रोजर बिन्नी, उनको जो है BCCI का नया यानी 36वां अध्यक्ष जो है वो बनाया है। आपको पता है इससे पहले सौरव गांगुली जो थे वो इस पद पर थे, तो अभी उनको हटा करके जो है इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। और इसमें देखिए कि ये खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं कि रोजर बिन्नी उस वर्ल्ड कप में 18 विकेट्स लेने के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। कौन से में? जो है वर्ल्ड कप जो हुआ था 1983 में, तो वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य ये रह चुके हैं और 18 विकेट्स के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ये इनके बारे में कुछ जो है चीज़ें थी, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के नए अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। सौरव गांगुली का इन्होंने स्थान लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स 2 न्यायाधीशों की पदोन्नति की गई है, यानी कि उनको प्रमोशन मिला है और उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है हाई कोर्ट्स का। तो ये न्यूज़ हालांकि पुरानी है, हम पढ़ चुके हैं प्रादेशिक परिदृश्य में, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बम्बई उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, हालांकि बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया लेकिन हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट ही है अभी तक। तो वहाँ के न्यायाधीश हैं PB वराले, इनको कर्नाटका के अंदर पोस्ट किया गया है और वहाँ पर इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ठीक है, और जो आपके लद्दाख के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं जिनका नाम है अली मोहम्मद मार्गरे, उनको जो है इस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये तो दोनों अपॉइंटमेंट्स आप नहीं भी याद रखेंगे तो आपको कोई सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए पंकज मित्तल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पंकज मित्तल जो है वो राजस्थान के जो है चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इनका कार्यकाल जो है वो 8 महीने का रहेगा। और ये जो है इन्होंने स्थान लिया था हमारे जो है क्या कहते हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव जो है, उनका जो है इन्होंने स्थान लिया था। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जस्टिस जो पंकज मित्तल है उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त हो चुके हैं। तो ये 40वें जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है।
फिर देखते हैं कि आईटीबीपी और सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किनको बनाया गया है। तो सुजय लाल थाउसेन जो है उनको जो है सीआरपीएफ का चीफ बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के चीफ किसको बनाया गया है, सुजय लाल थाउसेन को। और जो आपके ये हैं, क्या नाम है इनका, दयाल सिंह जो है, अनीश दयाल सिंह, इनको जो है आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है या अपॉइंट किया गया है। तो ये कौन से कैडर के हैं, कहाँ से हैं, ये छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिएगा कि नाम आपको पता रहे कि किसको बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कुछ लेस इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इसमें सबसे पहले देखिए कि जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है सीसीआई, इसके बारे में आप कई बार पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब भी आप पढ़ेंगे सीसीआई के बारे में। तो सीसीआई में जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी संगीता वर्मा जो है उनको नियुक्त किया गया है। और सीसीआई के सदस्य संगीता वर्मा की नियुक्ति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद में हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कार्यवाहक हैं, अभी परमानेंट ये बनी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए राजस्व सचिव, भारत सरकार के राजस्व सचिव के रूप में राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं, इनको जो है नियुक्ति मिली है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि राजस्थान कैडर के वो हैं, संजय मल्होत्रा उनका नाम है, राजस्व सचिव के रूप में भारत सरकार में इनको नियुक्ति दी गई है। फिर देखिए कि प्रदीप सिंह खरोल जो है इनको चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, चेयरमैन एंड एमडी बनाया गया है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का, ठीक है। तो प्रदीप सिंह खरोला जो हैं ये भारतीय भर्ती एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। वह नई नियुक्ति होने तक एनआरएफ के अध्यक्ष पद पर ये रहेंगे अभी तो। और ये जो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन है ये भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है, जो व्यापार और उद्योग के लिए जो है सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम जो है वो प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में जो है वो कार्य करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को न्यू दिल्ली के अंदर की गई थी। तो ये थोड़ा सा क्योंकि ये संगठन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इस पूरी न्यूज़ को रीड आउट किया है। आप चाहें तो प्रदीप सिंह खरोला का नाम याद रखें, चाहे ना रखें, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन क्या है। फिर देखिए कि आपको नेक्स्ट जो पढ़ना चाहिए इसके अंदर वो है सेबी के बारे में। तो देखिए सेबी के अंदर, हालांकि ये तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं, हमें सेबी के अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। सेबी आप जानते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो सेबी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सुश्री माधवीपुरी बुच हैं, और ये हम पहले भी न्यूज़ पढ़ चुके हैं, तो आपको अध्यक्ष के बारे में तो पता होना ही चाहिए। और सदस्य जो है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को अभी बनाया गया है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, एक परमानेंट सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन आप अध्यक्ष जरूर से याद रखें, सुश्री माधवीपुरी बुच इनका नाम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए एक डिप्लोमेट है उनके बारे में सुन लेते हैं। सीबी जॉर्ज जो हैं वो जापान के अंदर अभी भारत की तरफ से अगले राजदूत या एम्बेसडर जो हैं वो नियुक्त होंगे। इससे पहले कुवैत के अंदर थे और इन्होंने अभी जापान के अंदर जो है ये संजय कुमार वर्मा का स्थान लेंगे। तो हालांकि नहीं पूछी जाती ऐसे तो, लेकिन मैंने आपको एकदम जस्ट एक नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी इम्पोर्टेंट नियुक्ति जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। एक नियुक्ति देखिए, अजय बाधु जो हैं ये उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के अंदर। तो इसमें देखिए कि जो है इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा कि ये उप चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अजय बाधु इनका नाम है। फिर देखते हैं और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ली जाएं। तो सबसे पहली जो नियुक्ति है वो है शेफाली जुनेजा की। ये आईसीएओ की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में नामित की गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनको पालन कराने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, ठीक है, आईसीएओ। और इसकी एक समिति है जिसका नाम है वायु परिवहन समिति। क्या नाम है इसका? वायु परिवहन समिति है। तो इसकी अध्यक्ष जो है एक भारतीय को बनाया गया है जिनका नाम है शेफाली जुनेजा, ठीक है। और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत जो है 28 साल बाद समिति की अध्यक्षता करेगा और भारत ने अब तक केवल 2 बार एटीसी की अध्यक्षता की है। तो ये थोड़ी सी मतलब एक अच्छी बात है। अब देखिए एटीसी जो है यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है जिसकी कि अध्यक्ष शेफाली जी को बनाया गया है, ये शिकागो कन्वेंशन में निर्दिष्ट वायु परिवहन मामलों पर परिषद के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। आपको याद है हमने आईसीएओ की रैंकिंग भी पढ़ी थी कि भाई कौन सा जो है सबसे बिजिएस्ट जो है एयरपोर्ट है, ये सब रैंकिंग भी ये देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर।
हालांकि इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक देख सकते हैं हम कि डॉक्टर प्रशांत गर्ग जो है उनको एकेडमिया ऑप्थेमोलॉजिकल इंटरनेशनल के जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, सदस्य बनाया गया है, कोई वो वैसे नहीं है पद, सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। तो ये है एकेडमिया ऑप्थेमोलॉजिकल इंटरनेशनल और ये आइस से रिलेटेड होता है, तो इसके अंदर जो है इनको चुना गया है। एओआई जो है, यानी कि ये जो मैंने आपको नाम बताया, ये एक विश्वविद्यालय केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के लोगों की दृष्टि को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए, मतलब आईसाइट के लिए, शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक रूप में उपयुक्त चिकित्सा सेवाओं के अंदर उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक संस्थान है जो इसमें कार्य करता है। और गर्ग जो है जिनको कि ये सम्मान पाने वाले 5वें जो है वो व्यक्ति बने हैं भारत से, जिनको कि इसके अंदर जो है वो नामित किया गया है, सदस्य बनाया गया है। फिर देखिए कि जो अपराजिता सारंगी है, इनको आईपीयू पैनल के लिए चयनित किया गया है। तो आईपीयू क्या है? तो ये आईपीयू जो है विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। और इसको 1889 में पेरिस में जो है इसको स्थापना की गई थी। तो ये आईपीयू जो है इसको क्या कहेंगे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है एक तरीके से। तो इसके अंदर जो है उसके अंदर भारतीयों को चुना गया है, जो कि अपराजिता सारंगी हैं। इसकी कार्यकारी समिति के अंदर इनको चुना गया है। तो ये है। और आईपीयू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी स्थापना जो है और इसका, हाँ, मुख्यालय ध्यान रखिएगा, मुख्यालय जो है इसका जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। बस इतनी सी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो WHO के अंदर है और ये भी कार्यकारी जो बोर्ड है, जो वर्किंग कमेटी है, उसके अंदर एक सदस्य के रूप में डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है उनको इंक्लूड किया गया है और ये अमेरिका के प्रतिनिधि है। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो है वर्तमान में भूमिका में रहते हुए नया कार्यभार से एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शोध वैज्ञानिक और उद्यमी एवं लेखक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हैं, देखिए, चिकित्सक भी हैं, शोध वैज्ञानिक भी है, उद्यमी भी हैं और लेखक भी हैं। ये सारे जो है इनके पोस्ट हैं। तो ये WHO के अंदर जो है इनको एक भारतवंशी है और इनको राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके द्वारा जो है वो नियुक्त किया गया है WHO के में प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका की तरफ से। तो छोटी सी खबर है, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो। बाकी अब देखते हैं आगे कुछ राजनेताओं के नाम हैं। 2021 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे करंट के नाम पे, तो देख लेते हैं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उनको देखेंगे अपन। जैसे कि चार्ट जो है वहाँ के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया है सालेह केबजाओ को। और उसके अलावा जो अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं उनको इराक के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शिया अल सुदानी को जो है इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर तो जो है अल लतीफ़ रशीद हैं वो राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद शिया अल सुदानी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। फिर है उल्फ क्रिस्टरसन, इनको जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी जो है इनको इटली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहली जो है महिला प्रधानमंत्री है इटली की, तो ये भी थोड़ा सा हम ध्यान रखें। और FDI पार्टी जो है, FDI लिखा है, हाँ, ब्रदर्स ऑफ इटली, ये जो है इस पार्टी से इनका संबंध है। ऋषि सुनक के बारे में तो आप जानते ही हैं। सेम मते कानो जो है ये लिसोतो जो है उनके प्रधानमंत्री। लिसोतो कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, वहाँ पड़ता है। कंट्री के अंदर एक कंट्री है, तो ये लिसोतो है। और लिसोतो और स्वाजीलैंड जो है ऐसे दो देश हैं जो कि चारों ओर से कंट्री के अंदर एक कंट्री जो कहते हैं ना वो है। फिर चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, जो कि है यात्रा प्रवास। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उन्होंने भी भारत की यात्रा की थी, ये तो आप जानते हैं, अखबार में पढ़ा होगा आपने। जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो भारत की यात्रा पर थे और यहाँ पर क्या क्या बातें हुई उनकी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ये महासचिव गुटरेस हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है और पहले कार्यकाल में भी ये भारत आ चुके हैं और दूसरे कार्यकाल में ये इनकी पहली बार जो है इन्होंने भारत की यात्रा की है। तो कई सारी चीज़ों पे इन्होंने बात की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ अभियान के बारे में है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि हम पर्यावरण के प्रतिकूल न जाकर के अनुकूल जो है व्यवहार कर सकें, ठीक है। तो हम क्लाइमेट फ्रेंडली
फ्रेंडली जो है वो बन सकें, क्योंकि हमें, आपको पता है, हमने पंचामृत टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं। कोप 26 के अंदर भी जो है वो बातचीत हुई है लाइफ को लेकर के। तो इसको अगर आप धरातल में उतारना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एजेंडा जो है वो देना होगा कि भाई इन चीज़ों पर हमको एक्शन लेना है, इमीडिएटली एक्शन लेना है, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। तो इसी बात को लेकर के क्योंकि गुजरात में कई बार यात्रा करवाई जाती है मेहमानों को, तो जो ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनको गुजरात में जो है बुलाया गया था। वहाँ पर इनको जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, वहाँ पर इन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की और वहीं पर ये जो मिशन लाइफ है इस अभियान की शुरुआत की। इसके लिए एक रणनीति जो है वो भी तैयार की इन्होंने और उसको भी जारी किया था। और इस रणनीति के बारे में हम पुराने वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य अगर ना देखा हो तो वहाँ आप उसको देखिएगा, वहाँ हमने इसको पूरी चर्चा की है। अब देखिए कि गुजरात के अंदर यहाँ पर भी ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। तो देखिए 26/11 के जो आतंकी हमले हुए थे मुंबई के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि एक मेहमान है बाहर से आए थे और इन्होंने सबसे पहले इनको वहाँ जा कर के इन्होंने एक श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके अलावा UNSG IIT मुंबई में इंडिया एट 75 UN इंडिया पार्टनरशिप स्ट्रेंथनिंग द साउथ साउथ कोऑपरेशन विषय पर एक सार्वजनिक भाषण था, वो भी इन्होंने कंडक्ट किया, वहाँ पर ये भाषण भी दिया। उसके अलावा देखिए कि गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मोढेरा। नाम क्या है इसका? मोढेरा इसका गांव है, मेहसाणा ज़िले के अंदर ये है। और यहाँ पर जो है सबसे खासियत बात ये है कि ये जो गांव है ये आपका सौर ऊर्जा से चलने वाला, पूरी तरीके से इसमें सौर बिजली उत्पादन जो है वो होता है, और ये ऐसा पहला गांव है भारत के अंदर। तो उसकी इन्होंने यहाँ पर जो है दौरा किया है। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसकी कि ये जो गांव है यहाँ पर 11वीं सदी का सबसे पुराना जो है वो सूर्य मंदिर स्थित है, और इसके ऊपर UPSC के अंदर जो है वो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब मुझे डेट याद नहीं है, 2016 है या 17 है, लेकिन 16 या 17 के पेपर में मोढेरा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है एंटोनियो गुटरेस के बारे में। अब हम कुछ ऑबिचुरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ नेता वगैरह जो दिवंगत हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, और उत्तर प्रदेश के 3 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सपा इनकी पार्टी का जो है वो नाम है, और ये सपाई उत्तर प्रदेश में तो इनका जन्म हुआ था, और पहली बार जो ये विधायक भी वहीं से ही जो है वो बने थे, जसवंत नगर से। तो राजनीतिक कैरियर जो है इनका काफ़ी लंबा रहा है। 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए हैं, 7 बार लोकसभा के लिए भी ये चुने गए हैं, और जो है मैनपुरी से ये लास्ट में जो है ये विधायक रहे हैं। तो अब देखिए इसके अंदर लोकसभा सदस्य रहे हैं, और नेताजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। देवगौड़ा जो सरकार थी उसके अंदर ये रक्षा मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये हैं इनकी, अब ये पत्नियों के नाम तो अब क्या ही बताएं कि 2 इनकी जो है शादियां हुई हैं। पहली से जो है वो अखिलेश यादव, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी नेता हैं इनकी पार्टी के, और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता है, उनका भी निधन हो चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है अन्य दिवंगत जो हस्तियाँ हैं उनके बारे में। तो इसमें कुछ हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन आए तो वो देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आपने तुलसी तांती के बारे में, ये जो है भारतीय उद्योगपति है, 64 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। देश के सबसे पहले ग्रीन एनर्जी कंपनियों में से एक सुजलॉन एनर्जी, अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है तो उसको पता होगा इसके बारे में। तो सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक थे, चेयरमैन और MD भी रहे हैं। इन्होंने भारतीय विंड एनर्जी सेक्टर का जनक जो है वो इनको माना जाता है। भारत में जो विंड एनर्जी सेक्टर है उसका जनक जो है वो तुलसी तांती को माना जाता है। 1995 में सुजलॉन एनर्जी की इन्होंने स्थापना की थी, और भारतीय विंड मैन जो है वो इनको कहा जाता है। तो ये काफ़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं मुझे लग रही है यह मतलब इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनको जो है भारत का विंड मैन कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर एक जयंती पटनायक जी हैं, ये कांग्रेस की एक नेता रही थी, और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है हमारा, उनकी पहली अध्यक्षा ये रही थी। तो ये जो है उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाम JB पटनायक है, उनकी पत्नी रही हैं, और अभी जो है 1992 से 1995 तक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया था। तो ये कुछ ऑबिट्यूरीज थी जो हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो चर्चित व्यक्ति 2 हैं। पहले तो देखिए कि जो सौरव गांगुली हैं, जो पहले BCCI के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो सौरव गांगुली जो है उनको बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है इनका कार्य क्या होगा कि
ब्रांड के साथ में जो बैंक के जो उत्पाद हैं, सेवाएँ हैं, उनके प्रति लोगों की जागरूकता जो है बढ़ाने का कार्य जो है वो इनको दिया जाएगा। तो सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए पंकज त्रिपाठी जो है उनको भारतीय निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन के रूप में अभी जो है वो बनाया गया है। तो चुनाव में मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और इसमें क्या होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम मतदाता जंक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा और प्रत्येक शुक्रवार को आएगा। और इसके अंदर क्या क्या है, बात कुल मिलाकर ये है कि मतदाता जो होते हैं, जो हम लोग हैं, उनको जो है अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना और जो जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उसके बारे में अवेयर करना जो है वो इनका कार्य होगा। तो ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप नाम ध्यान रखिएगा। पंकज त्रिपाठी जो है वो नेशनल आइकन बनाए गए हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सप्ताहों के बारे में हम देख लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। कृषि पशु दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी आती है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस पे एक क्वेश्चन शायद किसी टीचिंग एग्जाम में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो अहिंसा दिवस है ये कब से मनाया जाता है। तो देखिए 2007 से जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो बापू की जयंती है उस पर मनाया जा रहा है। तो ये आपको ये क्वेश्चन ये था कि किस ईयर से मनाया जा रहा है, तो 2007 से जो है इसको मनाया जा रहा है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, ये भी हमको पता है। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर से हम मनाते हैं, ये भी हम जानते हैं, 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। 3 अक्टूबर को देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आता है। भारतीय जो हमें वो 5 जून को मनाते हैं और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये जो है वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को तो जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, और यह विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को आता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और फिर देखिए वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। उसके अलावा जो है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो भारतीय वायुसेना है इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीपम। ये क्योंकि आदर्श वाक्य के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए जो है इसको थोड़ा ध्यान रखें। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है ये ध्यान रखिएगा, ये 11 अक्टूबर को आता है और इसकी थीम थी आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना है हमको। बाल विवाह को समाप्त करना, ये इसकी जो है वो मेन इसकी थीम थी 2012 की। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपको पढ़ना चाहिए वो है आपका विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस जो है ये बिल्ड बैक बेटर, ये इसका थीम था। और इसमें क्या है कि उपभोक्ता जो नियामक है और जो उद्योग है उनके बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण, जो एक ही मानक जो हम यूज़ करते हैं उसको लेकर के जागरूकता बढ़ाना जो है वो इसका कार्य था। फिर देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर मुंबई के अंदर मानक महोत्सव के नाम से जो है सम्मेलन भी आयोजित किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम था रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, कितना भी छोटा हो लेकिन उसको रिसाइकिल जो है ज़रूर से किया जाना चाहिए। तो ई कचरा जो है एक समस्या है और इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा था। तो ये जो है इसके समाधान हेतु जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए कि महिला किसान दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, कृषि और किसान कल्याण निदेशालय, इन सब के द्वारा जो है इसके सहयोग से इसको मनाया जाता है। और इसका आयोजन जो है वही सारी चीज़ें, महिला सशक्तिकरण, सारी बातें, उनका पोषण प्रदान करना, सुरक्षा देना, ये सब ब्ला ब्ला वही बातें जो है वो इसमें बताई गई हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपको देखना चाहिए वो है राष्ट्रीय जो कहाँ गया, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों को जन जन और ज़मीनी समुदायों तक पहुंचाना है। फिर है विश्व पोलियो दिवस, इसको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो थीम था वो था अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो ये तो अपने को सबको पता ही है, नहीं पता हो तो पता होनी चाहिए। तो 24 अक्टूबर के दिन जो है, कहाँ गया ये रहा,
24 अक्टूबर 1945 को जो है इसका चार्टर लागू हुआ था, तो इसीलिए इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बस इतने ही जो है दिवस आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने ना तो याद होंगे ना ही इसका कोई वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ भी गए तो आप कितना याद रख लेंगे। तो जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको इसमें से रिवाइज करनी है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर कुछ बुक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, चर्चित पुस्तकें। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी आरएस वाले एग्जाम्स में तो बहुत लेस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक बार सिर्फ नाम देखेंगे, और अगेन मैं यही कहूँगी, देखिए फैक्चुअल है तो आपको याद करना पड़ेगा। आप जैसे आपके एग्ज़ाम की नीड हो उस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा। जैसे कि अब यहाँ देखिए कि हमने पहले ये जो सप्ताह और दिवस पढ़े, ये हमारे आरएस वाले एग्ज़ाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो लेकिन अदर जो आपके एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है द कॉर्बेट पेपर्स, बायोग्राफिकल, लीगल एंड कंटेक्चुअल मटीरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। ये किताब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर, और ये अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने लिखी है। मैपिंग इंडियाज राइज एज अ, कहाँ लिखा है, हाँ, एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो ये अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल जालान उन्होंने लिखी है। बिमल जालान का नाम आपने सुना ही होगा, इनकी एक कमेटी भी बनी थी, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये साहिल सेठ ने लिखी है। तो जीएसटी और जो कस्टम और नारकोटिक्स के युवा प्रभावकार साहिल सेठ के द्वारा इसको लिखा गया है। फिर है द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। तो ये जो है सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, वाइजेंट्स ऑफ फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये विक्रम सपंथ ने लिखी है। अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की है, तो इस पर थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, शशि थरूर की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। किशोर कुमार ने द अल्टीमेट बायोग्राफी लिखी, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य एवं पार्थिव धर ने लिखी है। तो ये जो कुछ बुक्स है इनको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा प्लीज़, और जैसे आपकी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसको आप देखिएगा। फिर कुछ सम्मेलन वगैरह दे रखे हैं, तो देखते हैं, अगर कुछ काम का होगा तो पढ़ेंगे, वरना इसको स्किप करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर COP27 यानी कि जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है, ये 6 से 18 नवंबर को शर्म अल शेख मिस्र के अंदर आयोजित किया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वीडियो नंबर 1 याद कीजिए, जिसके के अंदर में मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ा था। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय में भी इसको पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी 200 से अधिक देशों ने यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा COP27 कहाँ आयोजित किया गया, शर्म अल शेख मिस्र के अंदर आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि यहाँ जो है कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स में हो रहे गंभीर परिणामों पर ध्यान केंद्रित जो है वो किया गया। सम्मेलन में 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्सर्जन कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने, तकनीकी सहायता, विकासशील देशों को जलवायु गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद करना, ये सब शामिल है। पिछला जो संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो था वो कहाँ पर किया गया, तो ग्लासगो यूके के अंदर आयोजित किया गया था। ये तो अपने को याद है ही, जहाँ पर मिशन फॉर लाइफ और ये सारी बातें की गई थी। फिर देखिए ब्लॉकचेन पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत इसको यूज़ किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और ये काफ़ी सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो इसका एक सम्मेलन आयोजित किया था अटलांटिस दुबई के अंदर, और इसमें कहा कि वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से ये एक है, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु इसका यही है। फिर देखिए पीएम किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा, और इन्होंने इसमें क्या कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ इसके अंदर जो है वो किया गया है। और इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, एकल ब्रांड हो, तो इनका नाम जो है भारत ब्रांड के तहत जो है इसको बेचा जाएगा। तो ये तो काफ़ी बासी खबर है, पुरानी खबर है, तो हम पढ़ चुके थे कि एक ही ब्रांड इनका कर दिया गया है, जो कि भारत ब्रांड से जो है ये उर्वरक बेचे जाएंगे। आपको याद है कि हमने बताया था कि जो है एक योजना लागू की गई है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक जो है वो अब कहा जाएगा, तो ब्रांडिंग एक ही नाम से जो है अब इसकी की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर एक ई पत्रिका जिसका नाम है
इंडियन एज, ये इसका नाम है, इसको भी लॉन्च किया है। अब देखिए पीएम किसान भूमि धारकों किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1 नवंबर 2018 को पीएम किसान सम्मान निधि जो है इसको स्टार्ट किया गया था। डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का जो लाभ है वो हस्तांतरित किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि कई लोग, जैसे अपन किसानी परिवार से, तो अपने को पता है कि 6,000 रुपीज़ जो है वो हर 4 महीने की किश्त के हिसाब से मिलते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट सम्मेलन है जो पढ़ना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सम्मेलन है जिसका नाम है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, आपको यहाँ दिख रहा होगा, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, और इसका जो है 11वां सम्मेलन आयोजित किया गया लेह लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि वहाँ पर अगर एडवेंचर टूरिज़्म को या इनको अगर बढ़ावा दिया जाए तो एक तरीके से वो भी क्षेत्र जो है हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये जो IHR है, जिसको कि हम जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र कहते हैं, इसके अंदर लगभग 11 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। पर्वतीय राज्य कौन कौन से, जहाँ पर भाई हिमालय पर्वत है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल, अरुणाचल है, ये आपका लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और इसका विकास किस प्रकार से किया जाए वो इसका मुख्य टॉपिक था। तो इसका उद्घाटन देखिए जो हमारे जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने किया। इसका प्रमुख फोकस था पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और जलवायु व सामाजिक पारिस्थितिकी मजबूत करना, स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना। यानी कि जो पर्यावरण के द्वारा जो हमारे ये क्षेत्र हैं इनको कुछ नुकसान ना हो, तो उसके नकारात्मक प्रभावों को हम कम करें और जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनको मजबूत करें। तो ये इसका उद्देश्य था, और ये IHR के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट उद्योगों के लिए एक सम्मेलन हुआ है जो कि केवड़िया गुजरात में है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विकास करने के लिए, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा अगर आप देख लें, बाकी कोई इम्पोर्टेंट खास बात इसमें नहीं दिखती है। राष्ट्रीय SC ST केंद्र जो सम्मेलन है उसका आयोजन जो है वो मिजोरम के अंदर किया गया है, और इसका उद्देश्य था उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, और NSHA जो है योजना जो है वो वह मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जो है वो जागरूकता फैलाना। इसमें जो है 300 से अधिक SC ST उद्यमी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये कुछ है, और उसके अलावा देखिए एक जो हमारे राजस्थान के अंदर जिसका आयोजन किया गया है वो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत एवं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया गया, जो कि उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो नवीनीकरण मंत्री RK सिंह है उनके द्वारा की गई, और इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष के लिए पावर यूटिलिटी के लिए प्रदर्शन रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया। अब देखते हैं कि कुछ ऑपरेशन या एक्सरसाइजेज जो हैं वो की गई हैं। तो देखिए गरुड़ 7th एक्सरसाइज अभी की गई है, और ये जो है सूर्यनगरी जोधपुर यानी राजस्थान के अंदर इसको आयोजित किया गया है। कि भारत और जो फ्रांस है उसकी वायुसेना का एक अभ्यास है। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि गरुड़ अभ्यास पहले तो किसके बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में है। ये क्या है, तो एक वायुसेना का अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया, तो राजस्थान के अंदर इसको आयोजित किया गया। अब हेलीकॉप्टर्स वगैरह सबके नाम इसके अंदर दे रखे हैं, वो छोड़िए आप। अब ये देखिए 7वां युद्ध अभ्यास था, और इसमें 2003, 6 और 14 में वायुसेना स्टेशन ग्वालियर, कलाईकुंड और जोधपुर में के अंदर भी आयोजित किया जा चुका है। 2019 वाला जो है लेटेस्ट जो लास्ट वाला हुआ था वो फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। ये भारत और अमेरिका की सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास था, टाइगर ट्रम्प नाम की एक्सरसाइज थी, और इसके अंदर जो है भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक सहयोग है इसको बढ़ाने के लिए और मानवीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमन असिस्टेंस। भाई हर बार यही थोड़ी ना होता है कि हम मिलिट्री असिस्टेंस दें, कभी कभी कुछ डिजास्टर्स ऐसे आते हैं या कुछ ऐसे रिलीफ वर्क चाहिए होते हैं जहाँ पर किसी की सहायता हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए अमेरिका के साथ में ये युद्धाभ्यास किया गया है जिसका नाम है संयुक्त अभ्यास है, सॉरी युद्धाभ्यास नहीं, संयुक्त अभ्यास है, एक जॉइंट एक्सरसाइज है मानवीय सहायता के लिए जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। उसके अलावा देखिए इसका जो पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास था ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था 2019 में, और अभी जो है ये इसका सेकंड जो है वो संयुक्त जो है वो अभ्यास है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर देखिए एक अभ्यास बहुत ही अच्छा है जिसका नाम है पावर एक्स अभ्यास। पावर एक्स, यहाँ पर पढ़िए पावर एक्स। ये पावर एक्स क्या है, तो देखिए कि जो सर्ट इन है
सर्ट इन जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसका नाम है सर्ट इन, इसने पावर सर्ट यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर, इन दोनों के सहयोग से एक पावर एक्स नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इससे क्या होगा कि जो आईटी और ओटी के क्षेत्र के अंदर, एक तो मतलब साइबर अटैक्स को लेकर के ये वैसे था, तो इसमें जो आईटी और ओटी के बुनियादी ढांचों में साइबर प्रेरित जो व्यवधान है उनसे बचाव किया जाएगा, और साइबर जो घटनाएं होती हैं उनको पहचाना जाना, उनका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना, ये इस अभ्यास का जो है वो उद्देश्य था। तो पावर एक्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए तस्करी, ड्रग्स की जो तस्करी है इसके विरुद्ध सीबीआई का एक ऑपरेशन चलाया गया है। सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके साथ में मिलकर के एक अभियान चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। तो नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गरुड़। इसका उद्देश्य जो था भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया जो है कि जो विदेशी नेटवर्क है उसको तोड़ना, जिससे भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर जो है वो रोक लगाई जा सके। तो ये इसका मुख्य जो है वो लक्ष्य था इसमें। फिर देखिए जो रेलवे है उसने कई सारे अभियानों का जो है संचालन किया है, तो उन अभियानों के बारे में हम कुछ जो है वो पढ़ लेते हैं। तो ये अभियान वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे अभियान का नाम देकर के अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा संचालित है तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि रेलवेज़ का है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाला वीडियो याद कीजिए, उसमें हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखिए ऑपरेशन सेवा, तो ये बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो रेलवेज़ के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो नन्हे फरिश्ते बच्चों के लिए है, गुमशुदा जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको अपने घर से मिलाने के लिए। ऑपरेशन मातृशक्ति, महिला सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली कोई गर्भवती महिला है तो उनकी सहायता के लिए। ऑपरेशन डिग्निटी, जो गुमशुदा या अपने घर से भाग जाने या किसी कारण से व्यथित जो बच्चे होते हैं या होते हैं लोग, उनकी देखभाल के लिए है। मिशन जीवन रक्षा, इसमें देखिए इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी वयस्कों को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। मिशन जीवन रक्षा जो है वो आरपीएफ कर्मियों ने अपने प्राणों को संकट में डालते हुए जो है सितंबर 2022 के दौरान 115 व्यक्तियों की रक्षा की थी, तो उससे रिलेटेड है मिशन जीवन रक्षा। तो ये कुछ रेलवेज़ के कुछ अभियान थे जो कि चर्चा में रहे हैं। फिर देखिए पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में अभ्यास प्रस्थान जो है उसका आयोजन किया गया। तो पूर्वी नौसेना की जो कमान है जिसका मुख्यालय जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर जो है वहाँ पर अभ्यास प्रस्थान जो है उसका आयोजित किया गया। तो इसका उद्देश्य जो था वो था आपके जो अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं। तो योजनाएं हैं, पहली योजना है युवा 2.0। ये युवा लेखकों को मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित की गई एक जो है योजना है। इसका उद्देश्य देखिए ये कि देश में जो पढ़ने लिखने, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने, वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रस्तुत करना, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हैं उनको जो है प्रेरित करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है लोकतंत्र, संस्था, घटना, संवैधानिक मूल्य के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट के तहत का एक हिस्सा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। युवा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट जो इसको लॉन्च कर रही है। 2 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर के दौरान जो है इसको इस वेबसाइट के द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसके अंदर जो है अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगी। कुल 75 लेखकों का चयन जो है वो किया जाएगा। यह चयन जो है एनबीटी के द्वारा यानी कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके द्वारा ही किया जाएगा। और ये क्योंकि देखिए युवा योजना 2.0 दे रखा है, तो 1.0 जो है ये 31 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी और प्रधानमंत्री युवा लेखकों के लिए मेंटरशिप योजना भी एक लागू की गई है जो कि युवा लेखकों को मेंटरिंग प्रोवाइड करेगी। फिर नेक्स्ट, तो ये देखिए ये आर्टिकल भी आपने ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी आपने जो है यूट्यूब पे देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि श्री महाकाल का जो लोक है वहाँ का एक जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर में किया गया है। और वहाँ पर आपने राजस्थान का जब प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बंसी पहाड़पुर जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से बलुआ पत्थर लगा करके भी वहाँ पर जो है वो कारीगरी की गई है। उसके अलावा यहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार, फंवारे, शिव पुराण की कहानियाँ, ये सारी चीज़ें बना करके कॉरिडोर बनाया गया है जिससे कि इसको एक पर्यटन का केंद्र भी बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट देखिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0। तो देखिए फिट इंडिया जो है
फिट इंडिया जो प्रोग्राम है वो 2019 में स्टार्ट किया गया था और अभी इसका तीसरा चरण जो है वो लागू किया गया है। तो फिट इंडिया के नाम से ही सिद्ध है कि ये इसलिए था कि प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और इसका सिंपल सा उद्देश्य ये था कि शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका जो है वो बनाया जाए। जो उद्देश्य है इसका वो था कि जीवन शैली को लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय जो तरीके से व्यवहार है उसमें परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था। तो अभी इसका तीसरा चरण जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर देखिए दूधवा पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ का जो तराई हाथी रिजर्व है वहाँ पर तराई रिजर्व है वहाँ पर हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दूधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व जो है इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। करीबन 3000 वर्ग किलोमीटर का ये होगा और ये भारत में स्थापित होने वाला 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा, हाथी अभ्यारण्य होगा। तो यूपीएससी वाले अगर कोई कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखें इसको। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत पिछले 3 माह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने वाला तीसरा हाथी रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और अगस्त्य मलाई तमिलनाडु का छत्तीसगढ़ में लेम्ब्रू और तमिलनाडु में अगस्त्य मलाई जो है वो भी हाथी रिजर्व के लिए जो है वो अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि दूधवा पीलीभीत कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये टाइगर रिजर्व है। और भारत का कौन सा है, 33वां है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, तो जो है ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का है। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पिक्चर बड़ी गलत कैसे आ गई। हाँ, यहाँ देखिए ये जो है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। तो देखिए भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है जिसका नाम है IMT त्रिलाट का कौन सा संस्करण तंजानिया के दार एस सलाम जो है ये तो जगह मैं जानती हूँ, यहाँ मेरे काकोसा रहते हैं। तो यहाँ देखिए भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है इसका कौन सा संस्करण जो है तंजानिया के दार एस सलाम के अंदर जो है आयोजित किया गया है। तो इसका जो है पहला संस्करण आयोजित किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्राज में होते हैं, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैगजीन से हट करके भी वो लोग देते हैं। भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास गरुड़ 7 जो है इसका आयोजन जो है अभी कहाँ किया गया, तो ये हमने पढ़ा ही था, जोधपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया। भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है ये ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है वो शपथ ली है, तो ये जो है 57वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तराई हाथी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, देश का कौन सा हाथी अभ्यारण्य होगा जिसकी स्थापना की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में दी गई। तो देखिए 33वां ये जो है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो होगा एलिफेंट रिजर्व होगा, ये हमने अभी पढ़ा। फिर देखिए लॉस एंजलिस में 25 अक्टूबर को आयोजित 50वें सेंटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जो है वो जीता है, तो ये फिल्म थी RRR। और ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, मुश्किल लगता है। फिर देखिए इजराइल ने उसके किस पड़ोसी देश के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर के एक ऐतिहासिक समझौता जो है वो हस्ताक्षरित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेबनान के साथ में इजराइल ने ये समझौता साइन किया है। माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर को मनाए गए किस दिवस की ये जो है वो थीम थी, तो देखिए ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसकी ये थीम थी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। फिर देखिए मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट जो है ये इनको अभी ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। इनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो देखिए ये भी हमने पढ़ा है। तो लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंदर ये है और हमारे ये बीचेस को ब्लू फ्लैग का दर्जा जो है वो दिया गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये देवगौड़ा सरकार में किस पद पर रहे थे, ये भी हमने अभी पढ़ा, ये रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर। फिर देखिए भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता जो है इसका आयोजन हाल ही के अंदर जो है वो कहाँ किया गया, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, गांधीनगर में गुजरात में इसका जो है वो आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2022 में नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों का कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित है, तो देखिए रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है ये इसमें, तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। उमेश मिश्रा पुलिस महानिदेशक, ये भी ठीक है। सुजय लाल थाउसेन इनको CRPF का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी ठीक है। तो यानी कि D इसका उत्तर होगा, सारे ही उत्तर इनके ठीक है।
पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया अभी अक्टूबर 2022 में। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान इसके अंदर प्राप्त किया है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बार बार फोकस करके बताया था कि आपको पता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर आपको लगेगा केरला उसका उत्तर है, लेकिन केरला नहीं है, हरियाणा इसका उत्तर होगा। तो ये गलत होने के चांसेस है, इसको रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर देखिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है यानी विश्व बैंक का जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें सिंधु जल संधि को लेकर के जो है अभी एक सम्मेलन मतलब वो क्या कहते हैं इसको मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा जो है किसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया था, ये हमको देखना है। तो इसमें जो है सियान मर्फी जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। भारत में 10 सितंबर से 1 अक्टूबर को आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो ये जो है आपके तिलकरत्ने दिलशान को जो है इसमें चुना गया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन, जैसलमेर के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए इसके अंदर कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले ये पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डन के बेरी शार्पलेस को जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तीनों को दिया गया था। मोर्टन मेल्डन ये पुरस्कार पाने वाले डेनमार्क के दूसरे वैज्ञानिक हैं, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये तो इसमें गलत हो जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। फिर देखिए किस शहर को स्वच्छ संरक्षण पुरस्कार में बेस्ट गंगा टाउन के रूप में जो है पुरस्कार 1 अक्टूबर 2022 को प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है हरिद्वार, ये भी हमने पढ़ा था। तो एक ही क्वेश्चन है जो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है वो हमने नहीं पढ़ा था, बाकी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स आज आपकी नवंबर वाली क्रोनोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। अक्टूबर वाली जो क्रोनोलॉजी है उसका लास्ट पोर्शन बाकी है, तो उसको भी मैं आज ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे रिविज़न सीरीज़ पे फोकस करना है। रिविज़न सीरीज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। और फिर क्योंकि अभी 10 दिन के बाद में वापस से नई मैगजीन तैयार है, करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है, मुश्किल से एक कंप्लीट होता है। तो अब आपका एक ही काम है, फटाफट इसको रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, और जो भी आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर से डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।